तो नमस्ते बच्चों। देखिए बच्चों, हम भाषा में किनका प्रयोग करते हैं? वाक्यों का। किनका प्रयोग करते हैं बच्चों? वाक्यों का। तो भाषा बोलते समय हमारी गलतियां हो सकती है, आगे वाले के लिए वो समझ में आ भी जाती है, ठीक है ना। सामान्य रूप से जब हम भाषा में बोलते हैं, बोलते समय अनेक प्रकार की त्रुटियां, मिस्टेक्स हम करते हैं, ठीक है, सामान्य इन जनरली। तो बोलते समय आगे वाला उसको लेता भी है, लेकिन यह कोशिश नहीं करता कि हमने कितनी गलतियां की। तो भाषा बोलते समय समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक पर्याप्त होता है, लेकिन लिखते समय, भाषा में लिखते समय हमें विशेष रूप से अलर्ट, सावधान रहना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि लिखने वाली जो भाषा है वो शुद्ध रूप होना आवश्यक है। हम बोलते समय भी शुद्ध रूप से बोले, ये बहुत आवश्यक होता ही है। कभी कभी हमारी गलतियां छोटी मोटी हो जाती है तो वो मान्य नहीं है, लेकिन लिखते समय यदि कोई गलतियां करता है, यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति लिखते समय जो है गलतियां करता है तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। तो भाषा में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो अनेक प्रकार के लिखते समय अनेक प्रकार के वाक्य संबंधी जो है मिस्टेक्स, ठीक है, हम करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं हम मिस्टेक? क्योंकि हमें व्याकरण के नियमों का और सिस्टम ऑफ सेंटेंस का, सिस्टम क्या है, फॉर्मेशन क्या है सेंटेंस का, इसके बारे में जानकारी न होने के कारण, टोटल नॉलेज हम लोगों को ग्रामर का जो है कंप्लीट नॉलेज न होने के कारण, और साथ साथ में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इसका नॉलेज न होने के कारण जो है हम लोग लिखते समय क्या करते हैं बच्चों? गलतियां करते हैं। तो हमें हमारा जो है अब अगला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम यही है वाक्य शुद्ध और उनका शोधन। मतलब अशुद्ध वाक्य और उनका शोधन। शोधन मतलब करेक्शन कैसे करेंगे, यह आज का हमारा नया टॉपिक ग्रामर अंश के अंतर्गत होगा। तो देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? वाक्य शुद्धिकरण, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। जैसे आप लोग को मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा बच्चों कि मैं खाना खाया, मैं खाना खाया। उसी तरह से रमेश ने मिठाई मुझे दी। उसी तरह से कहाँ गए आप, कहाँ गए आप थे। उसी तरह से मेरा बहन बीमार था। उसी तरह से उसके पास बड़ी कुत्ता है। इन सेंटेंस को पढ़ने पर आप लोगों को क्या लग रहा है बच्चों? मैं खाना खाया, इसमें कुछ अपर्याप्त था, कमी महसूस हो रही है आपको? मैं खाना खाया, इसमें अपूर्ण लग रहा है, कुछ कंप्लीट नहीं लग रहा, और सेंटेंस का मीनिंग सही तरह से हमें पता नहीं लग रहा है। उसी तरह से रमेश ने मिठाई मुझे दी, ये भी देखिए थोड़ा सा पढ़ने पर अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है। कहाँ गए आप थे, देख रहे हैं ना आप लोग। उसी तरह से मेरा बहन बीमार थी, मेरा बहन बीमार थी। उसी तरह से उसके पास बड़ी कुत्ता है, उसके पास बड़ी कुत्ता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे वाक्य जो लिखे हैं मैंने, इनमें कोई ना कोई त्रुटि है। कोई ना कोई त्रुटि का मतलब होता है मिस्टेक्स है, हाँ, कोई ना कोई मिस्टेक्स यहाँ पर आप लोग है, तो करेक्शन करना इनके लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोगों को परीक्षा में इस तरह के जो है क्या दिए जाएंगे, मिस्टेक्स वाक्य दिए जाएंगे, सेंटेंस दिए जाएंगे,
और उनको करेक्ट करके आपको फिर से लिखना होगा। और ये आप लोगों को 3 अंक के लिए दिया जाता है। कितने अंक के लिए? 3 अंक के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा मैंने खाना, यहाँ पर मैं खाना खाया, तो इसका सही रूप क्या होगा? मैंने खाना खाया, इसे रखेंगे। यहां पर क्या है? रमेश ने मुझे मिठाई दी, ऐसा होना चाहिए। मतलब मुझे अंत में नहीं, बीच में आ जाता है। कहाँ गए आप थे, तो यहां पर आप कहाँ गए थे। उसी तरह से मेरा बहन नहीं, बहन स्त्रीलिंग होने के कारण मेरा के बदले में क्या लिखेंगे आप? मेरी बहन क्या थी? बीमार था नहीं, क्या लिखेंगे हम? थी। उसी तरह से उसके पास बड़ी कुत्ता नहीं, कुत्ता पुल्लिंग वर्ड होने के कारण बड़ी का क्या हो जाएगा? बड़ा। आपको ध्यान में रखना है कि हमने यह वाक्यों का करेक्शन किया। तो ये अंतिम वाक्य क्या होगा? उसके पास बड़ा कुत्ता है। तो इस तरह से ये हम इन मिस्टेक्स वाक्यों को, मतलब इन गलत या त्रुटिपूर्ण वाक्यों को मैंने यहाँ पर सही किया। तो सही करने के लिए आपको अंक मिलेंगे। तो अब आपको पता चला होगा कि वाक्य शुद्धिकरण क्या है। शुद्धिकरण का मतलब होता है करेक्शन, प्योर करना, ठीक है ना। मतलब एक तरह से जिनमें मिस्टेक्स है वाक्यों को, उनको करेक्शन करके करेक्ट लिखने की पद्धति को वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। तो ये किसके अनुसार होगा? व्याकरण के नियमों के अनुसार, ग्रामर के रूल्स के अनुसार, और वाक्य की व्यवस्था, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिस्टम ऑफ सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होती है हमारी यह करेक्शंस किए जाते हैं। तो ये उदाहरण मैंने आपके लिए लिखे, तो हम अब वही बातें आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए परिभाषा लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना है आपको। परिभाषा क्या होगी? व्याकरणिक नियमों, रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरणिक नियमों तथा वाक्य की व्यवस्था सिस्टम ऑफ सेंटेंस या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, व्याकरणिक नियमों तथा वाक्य की व्यवस्था के अनुसार, अकॉर्डिंग, ओके, अनुसार अशुद्ध वाक्यों को सही करके लिखना वाक्य शोधन या वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हमने वाक्य शुद्धिकरण के बारे में, व्याकरणिक नियमों तथा वाक्य की व्यवस्था के अनुरूप अशुद्ध वाक्यों को सही करके लिखना वाक्य शोधन या वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया बच्चों? हमने अभी पता किया कि वाक्य शुद्धिकरण किसे कहते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण के लिए हमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी रहना जरूरी है। दूसरा क्या है बच्चों? वाक्य की व्यवस्था की जानकारी भी रहना जरूरी है। इन दो बातों की जानकारी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अशुद्ध वाक्यों को, अशुद्ध मतलब जो इनकरेक्ट है, उन्हें हम जो है क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं।
तो इसमें हम आज देखेंगे कि वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हम 3 नियम यहाँ पर बनाएंगे। 3 नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है हमारे लिए वाक्य में, ये पहला नियम है वाक्य में पदक्रम। दूसरा है वाक्य में अन्विति। तीसरा है वाक्य में ने का प्रयोग। तो इन 3 नियमों के आधार पर हम बच्चों वाक्य शुद्धिकरण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये 3 स्टेप्स भी कह सकते हैं हम। इन 3 स्टेप्स के आधार पर हम लोग एक एक करके वाक्यों को, अशुद्ध वाक्यों को कैसे शुद्ध करना है इसकी जानकारी लेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिए कि कैसे हुए हैं, तो वो उदाहरण का मैंने अशुद्ध उदाहरणों को मैंने सही कैसे किया, तो इन 3 नियमों के या 3 स्टेप्स के आधार पर ही किया था। तो पहले स्टेप में वाक्य में पदक्रम कैसे होना चाहिए। पद मतलब शब्द ही है ना, वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम पद कहते। क्रम मतलब ऑर्डर। तो वाक्य में जो है शब्दों का ऑर्डर कैसे होना चाहिए वो। वाक्य में अन्विति मतलब एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कॉम्बिनेशन। ओके ना, अन्विति का मतलब होता है कॉम्बिनेशन कैसे हो, संबंध रिलेशन कैसे हो, उसे अन्विति कहते हैं। और तीसरा क्या है, वाक्य में ने का प्रयोग। जैसे मैंने बताया था मैं खाना खाया, तो इसमें त्रुटि थी, मैंने खाना खाया। तो ने के प्रयोग के कारण भी कैसे हम लोग अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं, इन 3 स्टेप के आधार पर हम देखेंगे। वाक्य में पदक्रम, वाक्य में अन्विति, वाक्य में ने का प्रयोग। इन तीनों के आधार पर हम वाक्यों को कैसे शुद्ध करना है इसकी आज से हम जानकारी लेंगे। तो बच्चों, हम वाक्य शुद्धिकरण में जो पहला स्टेप है इसके बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे हम वाक्यों को शुद्ध करने के लिए इस नियम को अपना सकते हैं। वाक्य में पदक्रम। पदक्रम का मतलब होता है ऑर्डर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर इन उदाहरणों को ध्यान दीजिए आप लोग। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कोई गलती दिख रही है बच्चों आप लोगों को? नहीं, है ना, कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। ये वाक्य शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। क्यों शुद्ध वाक्य है? क्योंकि सारे पद जो है जहां पर होने चाहिए सही क्रम में है। क्रम मतलब करेक्ट ऑर्डर में है। अब देखिए इसी वाक्य को मैं कैसे लिख रहा हूं। देखिए, रावण ने राम को मारा। अब क्या यह वाक्य गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से यह मीनिंग चेंज हो गया है। मीनिंग क्या चेंज हो गया है कि रावण ने राम को नहीं मारा है, हम लोग सब लोग जानते हैं राम ने रावण को मारा है। तो ऑर्डर चेंज कर देने से, यहाँ पर आप लोग दे सकते हो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा पद था। अब यहाँ पर पहले पद पर जो दूसरा आ गया, दूसरे पद पर पहला आ गया, और यहाँ का वैसे के वैसा है। तो ऑर्डर चेंज करने से, ध्यान रखिए, वाक्य में पदों का क्रम एक निश्चित क्रम होता है, एक करेक्ट ऑर्डर होता है। वाक्य में पद मतलब जानते हैं आप लोग, शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पद कहते हैं। ये तो आप जानते हैं। शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पद। तो वाक्य में पदों का एक निश्चित ऑर्डर क्रम होता है। निश्चित मतलब एक करेक्ट ऑर्डर होता है। अगर ये ऑर्डर चेंज कर देंगे, उलट पुलट कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो वाक्य का अर्थ नहीं निकलता।
वाक्य जो है मीनिंग, करेक्ट मीनिंग नहीं देता। जो करेक्ट मीनिंग देने वाला सेंटेंस है, करेक्ट मीनिंग देने वाला सेंटेंस नहीं होगा तो क्या उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। तो इसे हम करेक्ट सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसे हम करेक्ट सेंटेंस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में आने वाले जो पद है वो करेक्ट ऑर्डर में है, करेक्ट ऑर्डर में होकर हमें क्या दे रहे? करेक्ट मीनिंग भी दे रहे। तो यहाँ पर रावण ने राम को मारा, ये ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, लेकिन मीनिंग सही ना होने के कारण इसे हम जो है सेंटेंस नहीं कह सकते और ये करेक्ट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? पदक्रम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम? पदक्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे प्रत्येक वाक्य में क्या आते हैं बच्चों? वाक्य कैसे बनता है? वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्म होता है, पूरक होता है, विशेषण, क्रिया विशेषण, और अंत में क्या होती है? क्रिया। तो इनसे ही वाक्य बनता है या नहीं? इनसे ही कर्ता, कर्म, पूरक, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया से ही वाक्य बनता है। तो इन सब का करेक्ट ऑर्डर में होना भी जरूरी है। अगर इन सब का करेक्ट ऑर्डर में नहीं होगा तो हमारे सेंटेंस का जो मीनिंग भी सही नहीं निकलता है। तो ध्यान रखिए, कर्ता मतलब कौन? यहाँ पर क्रिया को करने वाला। कर्ता मतलब कौन? क्रिया को करने वाला। तो ये क्या होगा? ये संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है ना? कर्ता कौन हो गया? संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि हमारे हिंदी में वाक्य बनने के लिए प्रत्येक वाक्य की अपनी एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ सेंटेंस। ओके, तो हिंदी के अभी वाक्य का एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम क्या बताता है हमें? कि हिंदी के वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्ता, और दूसरा क्या है? क्रिया होता है। ध्यान रखना, एक कर्ता और क्रिया। और क्रिया हमेशा जो है कैसी होती है? प्रारंभ में होती है। और क्रिया नहीं, सॉरी, कर्ता हमेशा प्रारंभ में होता है और क्रिया हमेशा अंत में ही होता है। ये ध्यान रखिए। इसे ही हम जो है क्या कहते हैं? वाक्य। तो हिंदी में आप लोग को ध्यान में रखना है, हिंदी में कम से कम एक सिंपल सेंटेंस बनना है तो किसकी आवश्यकता है? कर्ता, सब्जेक्ट, ओके, और क्रिया, वर्ब, इन दोनों का होना जरूरी है। तो सब्जेक्ट प्लस जो है क्या है? एक तरह से वर्ब, इससे ही वाक्य बनता है। अंग्रेजी में अलग है, अंग्रेजी में क्रिया पहले आती है और बाद में सारे जो है ऑब्जेक्ट वगैरह सब जो है बाद में एडवर्ब, एडजेक्टिव बाद में भी लग सकते हैं। लेकिन हमारी हिंदी की व्यवस्था में सबसे पहले कर्ता और अंत में क्रिया आती है। इनके बीच कुछ भी जुड़ सकते हैं, कर्म जैसे ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है, पूरक जुड़ सकता है, विशेषण शब्द भी जुड़ सकते हैं। लेकिन नियम यह है कि सबसे पहले क्या हो? कर्ता, सब्जेक्ट, और अंत में ही क्या होनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर है हमारे हिंदी के वाक्यों का। तो अब हम एक एक करके जो है ऑर्डर कैसे करेक्ट होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि नियम क्या है, मतलब वाक्य में पदक्रम के नियम क्या है। ठीक है, तो बच्चों वाक्य में पदक्रम के कुछ नियम हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहले नियम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि वाक्य में सबसे पहले नियमों की जानकारी ले रहे हैं हम। नियम, रूल्स क्या होंगे कि कैसे वाक्य होना चाहिए। नियम, पहले कर्ता प्लस क्रिया, यह होना जरूरी है। ठीक है ना, इसी से ही वाक्य बनता है। जैसे राम ने मारा, तो यहाँ पर राम मारा, यह क्रिया है और एक क्रिया और एक कर्ता हो गया। दूसरा देखिए क्या होना चाहिए ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होनी चाहिए। ये क्या जुड़ गया इन दोनों के बीच में? कर्म जुड़ गया है। कैसे होगा वाक्य? राम ने रावण को मारा। ठीक है,
ये क्रिया हो गया, ये कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया। कर्ता, कर्म और क्या है, क्रिया। तो ये ऑर्डर आ गया यहां पर। तीसरा नियम देखिए बच्चों, कर्ता, कर्म, पूरक प्लस क्रिया कैसे होगा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहां पर आप लोग क्रिया, ये पूरक आ गया, पूरक मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और यह कर्म है, और यह क्या है बच्चों, ये कर्ता है। तो इस तरह से ये तीन नियम आप लोग को समझ में आए होंगे कि करेक्ट ऑर्डर कैसा होना चाहिए वाक्य के। वाक्य शुद्धिकरण में सबसे पहले आप लोगों को यह वाक्य में पदक्रम सही होना जरूरी है। पदक्रम मतलब कर्ता प्लस क्रिया, ये जरूरी है। उसके बाद कर्ता, कर्म और क्रिया जरूरी है। उसके बाद कर्ता, कर्म, पूरक और अंत में क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। तो इन तीन बातों के साथ साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना है तो तब क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है। तो देखो बच्चों, यहां पर नियम क्या लिखा है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं। वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में, यस और नो में देना है, तब क्या शब्द जो है कहां पर आएगा, वाक्य के प्रारंभ में। जैसे उदाहरण के लिए देखो बच्चों, यहां पर क्या वर्षा होगी, क्या सीता आएगी, प्रश्न चिन्ह भी। तो देखिए यहां पर क्या कहां पर जुड़ा है, ये स्टार्टिंग में जुड़ा है। नियम क्या बताता है हमें, यस और नो हमें उत्तर मिलना है क्या के द्वारा, तब हमें क्या को कहां पर जोड़ना है, बीच में नहीं जोड़ना है। कहां पर जोड़ना है, शुरुआत में, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में ही क्या होगा, हु या क्या, वाट शब्द का जो है यह जुड़ सकता है। समझ में आए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर नियम क्या क्या बताए गए अभी तक, आगे भी और है। तो सबसे पहला नियम तो क्या बताता है कि वाक्य के क्रम में सबसे पहले कर्ता और क्रिया का क्रम सही हो। दूसरा क्या है, कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम सही हो, ऑर्डर करेक्ट हो। तीसरा क्या बताता है, कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया का ऑर्डर सही हो। और चौथा नियम क्या बता रहा है हमें, वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर यदि यस और नो, हाँ या नहीं में देना है तो तब क्या शब्द कहां पर जुड़ेगा, वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे क्या वर्षा होगी, क्या सीता आएगी। तो इसका मतलब यह क्या प्रश्न का उत्तर हमें हाँ या नहीं में मिलना है तो उसे हमें आगे जोड़ना है, न कि बीच में। बाकी सभी जगह आप लोगों को जो है क्या है, बाद में मतलब बीच में जुड़ते हैं या फिर क्रिया से पहले जुड़ते हैं। तो पांचवा नियम क्या बताता है हमें, पांचवा नियम प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे वहां
कौन खड़े हैं। दूसरा, पिताजी क्या लाए, आदि इस तरह के होंगे। समझ में आया ना। उसके बाद देख लेना संबोधन, छठा नियम हम देख रहे हैं, 6th नियम, संबोधन। संबोधन कॉलिंग और विस्मयादि बोधक, इसे हम एक्सक्लेमेशन जो शब्द होंगे, एक्सक्लेमेशन शब्द जो होंगे, शब्द हमेशा कहाँ जुड़ते हैं बच्चों, वाक्य के आरंभ में, वाक्य के आरंभ में जुड़ते हैं। जैसे जैसे हाय, यह क्या हुआ, हाय। तो यहां पर ये विस्मयादि बोधक एक्सप्रेशंस के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, हाय, और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है। तो यह शब्द, ये वाक्य के प्रारंभ में ही होता है। उसके बाद अरे रमेश, दिस इज कॉलिंग, ओके ना, संबोधन। जरा सुनो तो, जरा सुनो तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क अरे। तो यह संबोधन कारक के लिए, संबोधन के लिए आता है। इसलिए संबोधन या फिर जो है विस्मयादि बोधक शब्द जो भी होंगे वह वाक्य के आरंभ में ही जुड़कर आते हैं। तो नियम, पहला नियम कर्ता प्लस क्रिया, दूसरा नियम कर्ता कर्म प्लस क्रिया, तीसरा नियम कर्ता कर्म पूरक और क्रिया, चौथा नियम क्या बताया बच्चों, क्या शब्द का प्रयोग हम अधिक, क्या प्रश्न का उत्तर हमें हाँ या नहीं में मिल रहा है तो वाक्य के प्रारंभ में आता है। उसी के साथ प्रश्नवाचक, बाकी सभी जगह प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ पर होंगे, बीच में होते हैं। जैसे वहाँ कौन है, तो यहाँ पर ये कहाँ पर आया, वाक्य के बीच में आया। यहाँ पर भी कहाँ पर आया, वाक्य के बीच में ही आया है, ध्यान रखना है। उसी के बाद संबोधन और विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेटरी, ध्यान रखिए एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होंगे एक्सप्रेशंस के लिए हम यूज करते हैं, वह वर्ड्स कभी भी वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। जैसे हाय, यह क्या हुआ, अरे रमेश जरा सुनो तो। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और अन्य भी एग्जाम्पल, अन्य नियम भी है। अंतिम नियम है वाक्य के पदक्रम के अंतर्गत 7वां नियम, नकारात्मक। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ध्यान रखिए। नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द जैसे न, नहीं, मत, ये जो शब्द है ये वाक्य में क्रिया से पहले आते हैं। कहां पर आते हैं, क्रिया से पहले आते हैं। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण, तुम यहां मत बैठो, तो क्रिया, और क्रिया से पहले क्या आया है, मत। आप बाजार न जाए, आप बाजार न जाए। देख सकते हैं हम
पहला उदाहरण ये, दूसरा उदाहरण, तीसरा, रमेश कभी झूठ नहीं बोलता। तो देख सकते हैं यहां पर बोलता क्रिया और उसके पहले नहीं। तो नियम क्या बताता हमें? नकारात्मक नेगेटिव शब्द न, नहीं, मत वाक्य में क्रिया से पहले आते हैं बच्चों। तो इसी तरह से देखो, तुम यहाँ मत, वह क्रिया बैठो है, उससे पहले क्या आया है? नकारात्मक शब्द मत। इसमें भी न, इसमें भी नहीं। तो इस तरह से ये वाक्य में पदक्रम से संबंधित 7 नियमों को आप लोग को ध्यान में रखना है। जो 7 नियम क्या क्या बताए गए बच्चों? 7 नियमों में सबसे पहला नियम कौन सा है? कर्ता और क्रिया का पदक्रम सही हो, कर्ता पहले और अंत में क्रिया होती है। उसके बाद दूसरा, कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद अंत में क्या आनी चाहिए? क्रिया होनी चाहिए, ये दूसरा। तीसरा नियम क्या बताया? कर्ता, कर्म, कर्म पूरक और अंत में क्रिया का जो नियम बताया वो होना चाहिए। चौथा नियम क्या बताया बच्चों आपको? कि क्या प्रश्न का उत्तर यस और नो में मिल रहा है तो क्या शब्द बीच में होना चाहिए या लास्ट में होना चाहिए? बीच में होना चाहिए या फर्स्ट में होना चाहिए? तो फर्स्ट होता है। तो वाक्य के प्रारंभ में क्या जुड़ता है, ठीक है ना। और बाकी सभी जगह पर जो प्रश्नवाचक शब्द है, जो क्वेश्चन जो वर्ड्स है, क्वेश्चन के वर्ड जो भी है, वो कहाँ पर जुड़ते हैं? वाक्य के मिडिल ऑफ द सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना। उसी के बाद हम आगे बढ़े। संबोधन, कॉलिंग और जो है एक तरह से एक्सप्रेशंस के जो शब्द होते हैं, ये वहाँ कहाँ पर आते हैं बच्चों? वाक्य के प्रारंभ में ही जुड़ते हैं, जैसे हमने उदाहरण देखा। उसी के साथ साथ जो है अंतिम नियम हमारा क्या है? ये नकारात्मक नेगेटिव शब्द न, नहीं, मत वाक्य में क्रिया से पहले आते हैं। वर्ब से, बिफोर द वर्ड वी यूज दैट नेगेटिव वर्ड्स। ध्यान रखना है कौन कौन से हैं वो? मत, न, नहीं। जैसे तुम यहाँ मत बैठो, आप बाजार न जाए, तो जाए, बैठो और बोलना, ये क्रियाओं से पहले क्या आए हैं? न, नहीं, मत। तो इस तरह से ये 7 नियम किसके लिए आते हैं? वाक्य में पदक्रम, क्योंकि वाक्य में पद का क्रम जरूरी है। अगर पद का क्रम निश्चित नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में हमने जो है वर्ड्स को फॉर्म नहीं, सिस्टमैटिक वे में करेक्ट ऑर्डर में नहीं रखा है, तो वाक्य का अर्थ नहीं बनेगा और वो अर्थ न देने के कारण करेक्ट सेंटेंस भी नहीं होगा। तो अब हम अभ्यास कार्य देखेंगे, अभ्यास एक्सरसाइज देखेंगे, कैसे जो है हम लोग को वाक्य बदलने हैं। तो अशुद्ध वाक्य दिए जा रहे हैं आपको। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। दूसरा वाक्य, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए। तीसरा वाक्य, यहां पर आप लोग को तीसरा वाक्य देखिए, सारे देश के नागरिक अच्छे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ चौथा वाक्य, क्या बात है, वाह। उसी तरह से पांचवा वाक्य देखिए, पांचवा वाक्य, आप जाइए मत। तो
इन सब में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ऑर्डर जो है बराबर नहीं है, क्रम बराबर नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। गाय शुद्ध होती है या गाय का दूध शुद्ध होता है? गाय का दूध शुद्ध होता है, इसलिए आप लोग का उत्तर क्या होगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो ये ऑर्डर से सही कर लिया हमने, है या नहीं? उसी के साथ साथ दूसरे वाक्य में मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, तो यहाँ पर मुझे एक पैकेट मुझे एक पैकेट, तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर? मुझे एक पैकेट चाय चाहिए, तो ये सही होगा ऑर्डर। तीसरे वाक्य में आप देख सकते हैं, देश के सारे नागरिक अच्छे हैं। देश के सारे नागरिक अच्छे हैं। उसी तरह से चौथे में कैसे करेंगे बच्चों? तो देखिए, वहां आया है, तो वहां मतलब एक्सक्लेमेटरी, मतलब आप जानते ही हैं कि एक्सप्रेशन दे रहा है, तो इसलिए इसे पहले लिखना होगा या नहीं? तो वाह क्या बात है, इस तरह से। और लास्ट में देखिए, आप जाइए मत, तो आप मत जाइए। तो इस तरह से हमने देखा कि वाक्य में पदक्रम का सही ऑर्डर, सही क्रम रहने से हमें वाक्य शुद्ध मिलता है। अगर पदक्रम उलटफेर हो गया तो वाक्य अशुद्ध बन जाता है। तो अशुद्ध वाक्य दिए थे आपको, उनको हमने शुद्ध किया किसके अनुसार? पदक्रम के अनुसार। अभी हमारे और दो बचे हुए हैं। एक वाक्य में अन्विति, ठीक है ना, संबंध जिसे कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, और अंत में ने का प्रयोग कैसे करना है। उसके बाद ही हमारा यह चैप्टर समाप्त होगा। धन्यवाद। तो बच्चों, हम लोग वाक्य शुद्धिकरण पर चर्चा कर रहे हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत मैंने बताया कि हमें रॉन्ग सेंटेंस को कैसे उनके करेक्ट करके जो है हमें लिखना है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि हमें 3 बिंदुओं के आधार पर हम वाक्य शुद्धिकरण सीख रहे हैं। तो सबसे पहला बिंदु था हमारा पदक्रम वाला बिंदु हमने समाप्त किया है। सेकंड बिंदु है अन्विति मतलब कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिए। एक तरह से रिलेशन भी कह सकते हैं, अन्विति मतलब रिलेशन भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। थर्ड है हमारा ने का प्रयोग। तो इन 3 आधारों पर मुख्य रूप से हम क्या देखने वाले थे? वाक्य शुद्धिकरण देख रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत पदक्रम के आधार पर वाक्य को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इस पर हमने बच्चों अभी तक चर्चा कर ली है। क्योंकि वाक्य में आने वाले जो पद है, पद मतलब नथिंग बट शब्द, तो उनका एक निश्चित एक करेक्ट ऑर्डर होना जरूरी है। इफ़ यू चेंज द ऑर्डर मीन्स द सेंटेंस का जो मीनिंग है वो भी जो है चेंज हो जाता है, और अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, कभी कभी गलत अर्थ भी निकल सकता है। तो पदक्रम के द्वारा सबसे पहले हम लोगों ने वाक्यों को कैसे शुद्ध करना है इसकी जानकारी ले ली है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे कि अन्विति के अनुसार वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। अन्विति का मतलब होता है रिलेशन, या कॉम्बिनेशन जो शब्द आते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर दे रहा हूँ, हम लोग अब अन्विति के आधार पर वाक्य शुद्ध कैसे करने हैं
इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, अन्विति के आधार पर वाक्यों को शुद्ध करना। तो उदाहरण देखें यहाँ पर कि रमेश, यहाँ पर गाँव लिखा मैंने और ये जो है गया, ये 3 शब्द लिखे हैं मैंने। इन 3 शब्दों के आधार पर जब मैं वाक्य बनाता हूं तो क्या बनेगा, रमेश गांव गया, ये बनाया हमने। ठीक है ना, तो यह वाक्य बनाया हमने। अब इसी के अनुसार इस वाक्य को मैंने रमेश के बदले में मैंने लिया आप लोगों को कि शीला। तो देखिए, शीला गांव गई, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं गई। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, देखिए यहां पर रमेश पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी कैसी आई है, पुल्लिंग में आई हुई है। यहाँ पर जो है रमेश, शीला स्त्रीलिंग है, शब्द है, इसलिए क्रिया भी कैसे आई है, स्त्रीलिंग में आई है। इस प्रकार वाक्य में आने वाले संज्ञा पदों का, वाक्य में आने वाले संज्ञा पदों का लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार अन्य पदों का, दूसरे पदों का, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के अतिरिक्त जो दूसरे पद आते हैं उनका भी संज्ञा के अनुसार एक तरह से क्या होना है, स्वरूप निर्धारित, रूप निर्धारित होने को ही हम क्या कहते हैं, अन्विति कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाक्य में आने वाले संज्ञा पदों का या संज्ञा पदों के लिंग वचन कारक आदि के अनुसार वाक्य के दूसरे पदों का रूप निर्धारित, डिसाइड होना, निर्धारित मतलब डिसाइड होना, रूप निर्धारित होने को क्या कहते हैं बच्चों, अन्विति कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्विति कहते हैं। इसे ही अन्विति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, रमेश संज्ञा है, शीला भी संज्ञा है। ठीक है ना, तो वाक्य में आने वाले संज्ञा पदों के, संज्ञा पद मतलब समझ में आया ना, संज्ञा नाउन वर्ड्स के लिंग वचन कारक आदि के अनुसार, मतलब यहाँ पर शीला जो संज्ञा है इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, और रमेश यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है, के अनुसार वाक्य के दूसरे पदों का, अनदर वर्ड्स का रूप मतलब एक तरह से उनका जो है स्ट्रक्चर निर्धारित, डिसाइड होने को ही क्या कहते हैं, हम अन्विति कहते हैं बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर रमेश गांव गया किसके अनुसार आया, यहाँ पर रमेश के अनुसार आया हुआ है, क्योंकि रमेश पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसी के अनुसार क्रिया भी डिसाइड हुई है कि वह पुल्लिंग में है। सेकेंड वाक्य में क्या है, शीला गांव गई, तो यहाँ पर शीला जो है स्त्रीलिंग वर्ड होने के कारण यहाँ पर क्रिया भी कैसे जो है निर्धारित हुई है, शीला के अनुसार, मतलब स्त्रीलिंग के अनुसार ही निर्धारित, डिसाइडेड हुई है। तो इस प्रकार के जो कॉम्बिनेशन या संबंध को ही, रिलेशन को ही हम क्या नाम देते हैं, अन्विति कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अन्विति किसे कहते हैं? तो अन्विति का मतलब है संज्ञा पदों के लिंग वचन के अनुसार दूसरे शब्दों का या पदों का रूप बदलना ही, उसको ही क्या कहते हैं, हम अन्विति कहते हैं। ठीक है, तो अन्विति के कारण भी क्या होते हैं, वाक्य में गलतियां होती है लिखते समय, तो उनका भी शुद्धिकरण किसके अनुसार होना चाहिए, अन्विति के अनुसार ही होना चाहिए। तो इनके बारे में आज हम चर्चा
कर रहे हैं। तो बच्चों हमने देखा अब संज्ञा पदों का अन्य पदों के साथ रिलेशन होने को ही क्या कहते हैं, अन्विति कहते हैं। उसके लिंग वचन के अनुसार ही दूसरों का भी लिंग वचन जो है डिसाइड होता है, तो उसी ही हम क्या कहते हैं, अन्विति। तो अन्विति कौन कहाँ कहाँ पर हमें दिखाई देगी? तो अन्विति का संबंध जो है क्या है, एक तरह से वाक्य में कर्ता और क्रिया की अन्विति दिखती है, हमें क्रिया की अन्विति दिखेगी। ठीक है बच्चों, वाक्य में कर्ता और क्रिया की अन्विति दिखाई देगी। दूसरा, कर्म और क्रिया की अन्विति दिखाई देगी। ठीक है, देखिए तीसरा, संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति दिखाई देगी हमें। उसी के साथ साथ संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण की अन्विति, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की अन्विति। ठीक है, उसी तरह से संबंध और संबंधी कारक की अन्विति। तो इस प्रकार से ध्यान देना है हमें, ये 5 प्रकार की अन्विति हमें मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो ये 5 प्रकार की अन्विति या रिलेशन कैसे हम, तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया की अन्विति कैसे होगी। कर्ता मतलब जानते ही आप लोग, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के बीच में रिलेशन और कैसे सेंटेंस होगा वो, अकॉर्डिंग टू दैट कैसे सेंटेंस होगा वो देखना है हमें। उसके बाद कर्म और क्रिया के अनुसार, कर्म और क्रिया इन दोनों की अन्विति होने से सेंटेंस कैसे होगा, हाँ वो देखेंगे हम। उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम की भी अन्विति होती है, ध्यान दीजिए। नाउन और प्रोनाउन इन दोनों का भी जो है रिलेशन होता है, तो उसके अनुसार जो है सेंटेंस कैसे होगा वो भी देखेंगे। उसी के साथ साथ संज्ञा सर्वनाम का किसके साथ बच्चों, विशेषण एडजेक्टिव के साथ कैसे जो है अन्विति होगी वो भी देखेंगे हम। उसके बाद जो है क्या है, संबंध और संबंधी कारक क्या आप लोग जानते ही हैं, तो मैं यहाँ पर इस 5वें बिंदु पर जब आऊँगा तो उन कारकों के बारे में बताऊंगा, तो उसकी भी अन्विति कैसे होती है इस पर हम देखने वाले हैं। अब एक एक करके हम जाएंगे, तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं ये भी ध्यान देना आपको। वाक्य शुद्धिकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण मतलब हम लिखते समय वाक्यों को गलत लिखते हैं, तो गलत क्यों लिखते हैं ये हमने जाना था। व्याकरणिक नियमों की मतलब ग्रामेटिकल रूल्स है ना, और साथ साथ में सिस्टम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसकी जानकारी न होने के कारण, टोटल इन्फॉर्मेशन हम लोग को न होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया कि वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले इन 3 चीज़ों के बारे में जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, पदक्रम। अब दूसरे किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, अन्विति की चर्चा कर रहे हैं। अन्विति मतलब एक दूसरे के पदों का या शब्दों का एक दूसरे के साथ रिलेशन, ओके, ये कैसे होता है उस पर, और इनमें हम जो है इन 5 पर जो है चर्चा करने वाले हैं अभी। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, कर्ता और क्रिया की अन्विति कैसे होती है इस पर देखेंगे। तो बच्चों, तो सबसे पहले हम इस नियम के अनुसार वाक्य देखेंगे, कर्ता और क्रिया की अन्विति से कैसे वाक्य बनेगा। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर बच्चों, अगर कर्ता के बाद ध्यान देना आपको, कर्ता के बाद कोई परसर्ग
परसर्ग न हो तब, परसर्ग का मतलब होता है ये ने, को, से आदि न हो तब जो है कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया आती है, क्रिया आती है। ध्यान देना है आपको। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण अब देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण देख रहा हूं मैं यहां पर, देखिए राम वन गया। यहां पर दूसरा उदाहरण सीता वन गई। फिर तीसरा उदाहरण बच्चे वन गए। तो ध्यान दीजिए यहां पर राम पुल्लिंग है और एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी कैसे आई है, पुल्लिंग है और एक वचन में आई है। यहाँ पर दूसरे वाक्य में भी क्रिया कर्ता पुल्लिंग है, यह कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है और जो है एक वचन में। तो यहाँ पर क्रिया भी कैसे आई है, स्त्रीलिंग एक वचन में ही आई है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर दूसरे उदाहरण में कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी कैसे आई है, स्त्रीलिंग में ही आई है। तीसरे उदाहरण में बच्चे, यहाँ पर पुल्लिंग है और बहुवचन है, बहुवचन मतलब अनेक, ठीक है ना। तो बच्चे वन गए, तो यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन में ही क्रिया जो है बनी हुई है। तो इस तरह से कर्ता के बाद कोई परसर्ग न हो, परसर्ग मतलब ने, को, से आदि नहीं हो। कर्ता के बाद मतलब राम कर्ता है यहाँ पर, सीता कर्ता है यहाँ पर, बच्चे कर्ता है। इनके बाद कोई भी परसर्ग जुड़ा हुआ है क्या बच्चों, नहीं जुड़े हुए हैं। तो कर्ता न हो तब जो है वहाँ पर क्रिया कैसी होगी, क्रिया कैसे आएगी, क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही आती है। तो ये सबसे पहले कर्ता और क्रिया की अनुमिति में हमें ध्यान में रखना है कि कर्ता के बाद कोई भी परसर्ग ना हो तो क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसका जो है जेंडर, उसका जो है वचन जो है निर्धारित होता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आई है, राम एक वचन है तो क्रिया भी जो है कैसे आई है, एक वचन में आई है। यहाँ पर भी आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि सीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी कैसे आई बच्चों, स्त्रीलिंग एक वचन में ही आई है। उसी तरह से बच्चे शब्द यहाँ पर कैसा है बच्चों कि एक वचन नहीं है, बहुवचन है, लेकिन पुल्लिंग शब्द है, इसलिए क्रिया भी कैसे आई है बच्चों, पुल्लिंग बहुवचन में ही आई है। ये सब किस लिए हुआ, कौन सी अनुमिति है, ये कर्ता और क्रिया की अनुमिति के लिए ही है। लेकिन कर्ता के बाद कोई भी परसर्ग न हो तब ये कंडीशन जो है लागू होती है। समझ में आया बच्चों। तो हम कर्ता और क्रिया की अनुमिति पे चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। तो पहले वाला उदाहरण हमने देखा कि कर्ता के बाद कोई भी परसर्ग नहीं है तब क्रिया किसके अनुसार आती है बच्चों, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार आती है। उसी के साथ साथ दूसरा उदाहरण भी देखें, अन्य कंडीशन, दूसरा कंडीशन देखते हैं। कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी, बहुवचन में होगी। तो ध्यान देना है बच्चों आप लोगों को, कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण राम और सीता। तो राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है, दोनों आए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न जो है क्या है लिंग के शब्द
मतलब कर्ता भिन्न भिन्न लिंग के हैं। तब राम और सीता वन, तो क्रिया कैसी होगी हमने बताया पुल्लिंग बहुवचन में, तो वन गई नहीं होता है, वन गए। तो ये पुल्लिंग बहुवचन में जो है क्रिया बन जाती है। और क्रिया कब बन जाती है ये, जब दोनों मतलब स्त्रीलिंग शब्द एक पुल्लिंग शब्द एक या एक से अधिक भी जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द आ जाते हैं, तब जो है क्रिया हमेशा कैसे रहती है, पुल्लिंग बहुवचन में होती है। और एक उदाहरण देखेंगे, लड़के लड़कियां घूमने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुवचन में बना है, बहुवचन पुल्लिंग में बना हुआ है। तो ये कब एक से अधिक जो है मतलब लिंग हो तो एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, इसके अलावा भी कोई दूसरे शब्द हो सकते हैं जो पुल्लिंग भी हो या स्त्रीलिंग भी हो, दो भिन्न भिन्न लिंग वाले शब्द एक ही वाक्य में आते हैं, तब क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में आती है। ये दूसरा कंडीशन है हमारा। पहला कंडीशन था कर्ता के बाद कोई भी परसर्ग नहीं होता है, तब क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। दूसरा कंडीशन क्या है, कर्ता अनेक है वाक्य में, और अनेक है, एक ही लिंग के नहीं है, वो अलग अलग लिंग के हैं, तब जो है क्रिया कैसी होती है, पुल्लिंग बहुवचन में होती है। यदि सेम लिंग के वाले होंगे तो उसी तरह से आएंगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर, हाँ, सभी लड़कियां सीता और गीता घूमने गई, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। सीता और गीता घूमने गई, राम और लक्ष्मण वन गए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जैसे करता है वैसे ही क्रिया भी आई है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है, कर्ता दो है लेकिन अलग अलग लिंग के हैं, एक स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है, तब क्रिया हमेशा किस में आती है, पुल्लिंग बहुवचन में आती है। समझ में आया? ठीक। तो बच्चों अब कर्ता और क्रिया की अन्विति में ही हम तीसरा देखेंगे, तीसरा कंडीशन उदाहरण ध्यान देना है। पिताजी अध्यापक प्रधानमंत्री आदि आदर सूचक है, आदर सूचक रेस्पेक्टेबल, ठीक है ना, आदर सूचक शब्द है। ये आदि कैसे है, आदर सूचक शब्द है, रेस्पेक्टेबल वर्ड है। तो रेस्पेक्टेबल वर्ड शब्द कर्ता के रूप में आते हैं, कर्ता के रूप में आते हैं, तो क्रिया बहुवचन में, क्रिया बहुवचन में आती है, क्रिया बहुवचन में आती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे उदाहरण दे रहा हूं, देखिए पहला उदाहरण, पिताजी बाजार से आया होगा या आई होगा या आए होगा। अब हमने कंडीशन क्या देखा है बच्चों, देखिए पिताजी अध्यापक प्रधानमंत्री, जो रेस्पेक्टेबल, मैंने एग्जाम्पल के लिए इन तीनों को लिया है, पिताजी अध्यापक और प्रधानमंत्री, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ये रेस्पेक्टेबल वर्ड है। तो इस रेस्पेक्टेबल वर्ड्स, ये रेस्पेक्टेबल वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तब ये एक वचन है या बहुवचन है, बता सकते हैं आप लोग। पिताजी अध्यापक एक वचन ही है, लेकिन क्रिया इनकी जो है वाक्य में जब हम इनका प्रयोग करेंगे, जब हम वाक्य में यूज करेंगे, तब क्रिया हमेशा जो है बहुवचन पुल्लिंग में हो जाती है। देख रहे हैं ना आप लोग, बहुवचन पुल्लिंग में होगी। जैसे पिताजी बाजार से आए, पिताजी बाजार से आया नहीं कहेंगे हम, रॉन्ग हो जाएगा आया कहेंगे तो
पिताजी बाजार से आए। उसी तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो रहे हैं तो बोल रहे हैं। उसी तरह से अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं। पढ़ाता है नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, पढ़ाते हैं। तो रेस्पेक्टेबल वर्ड्स में, रेस्पेक्टेबल वर्ड्स कर्ता के रूप में आते हैं, तो कर्ता और क्रिया की अन्विति देख रहे हैं हम लोग। तो ये थर्ड कंडीशन हमें क्या बताती है कि रेस्पेक्टेबल वर्ड्स में रेस्पेक्टेबल वर्ड यदि सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, एक वचन होने पर भी क्रिया हमेशा कैसी होगी, बहुवचन पुल्लिंग में होगी। कैसे होगी ये, बहुवचन पुल्लिंग में है, बहुवचन पुल्लिंग में आती है। समझ में आया। तो अब कोई भी रेस्पेक्टेबल वर्ड आपको आया तो वाक्य में, तो क्रिया हमेशा कैसे लिखनी है आप लोगों को, बहुवचन पुल्लिंग में लिखनी है। ये थर्ड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या देखी थी हमने, कर्ता और क्रिया की अन्विति में कर्ता के लिंग, कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद ने को से कोई पर्सन नहीं है तो क्रिया हमेशा कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार आती है। यदि कर्ता एक वचन पुल्लिंग में है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में होगी। यदि कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में ही होगी। यदि कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में ही होगी। तो इस तरह से आप लोगों को पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में हमने क्या बताया आप लोगों को कि दूसरे कंडीशन की बात आप लोगों को कैसे याद रखनी है, मैंने बताई थी कि वहाँ पर आप लोगों को मुख्य रूप से एक परसर्ग भिन्न भिन्न, मतलब एक तरह से क्या बताया आपको, भिन्न भिन्न एक ही वाक्य में अलग अलग लिंग के दो कर्ताएं होंगे। जैसे राम और सीता, एक ही वाक्य में पुल्लिंग भी आ रहा है स्त्रीलिंग भी आ रहा है कर्ता के रूप में, तब क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होती है। वो दूसरा कंडीशन देखा आपने। तीसरा कंडीशन हमने क्या देखा, अब तीसरा कंडीशन ये पता चला हमें कि पिताजी अध्यापक कर्ता, इस प्रकार के दिस टाइप ऑफ रेस्पेक्टेबल वर्ड्स कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आएंगे, तब सेंटेंस में जो वर्ब फॉर्म होगा वो वर्ब फॉर्म हमेशा किस रूप में होता है, पुल्लिंग बहुवचन में होगा, पुल्लिंग बहुवचन में आता है। क्यों, यहाँ पर पिताजी प्रधानमंत्री सिंगुलर है, लेकिन हमेशा ये जो है क्रिया प्लूरल में ही आएगी, और वो भी जो है मस्कुलर प्लूरल में होगा। ये भी ध्यान रखना आपको। ये थर्ड कंडीशन है बच्चों।